जरा इस बच्चे के टॉन्सिल्स यानी गले के गदूदों के ऊपर नजर डालें और सोचें कि कितने ज्यादा दर्द में होगा ये लड़का, कितना ज्यादा पेन बर्दाश्त कर रहा होगा, इसके गले के अंदर क्या ही सूजन होगी, कितना दर्द होगा, पूरे जिस्म में कितना बुखार होगा। और ये तसव्वुर करके देखें कि अगर इस बच्चे का इलाज गलत होना शुरू हो जाए तो फिर इसके साथ क्या होगा। अगर इसको यह कहा जाए कि 3 महीने तुम हमारा कोर्स करो और तुम्हारा टॉन्सिल जो है वो ठीक हो जाएंगे, तुम्हारे टॉन्सिल जो है वो जिगर की वजह से ये मसला है, ये तुम्हारे टॉन्सिल जो है वो मैदे की गर्मी की वजह से हो गए हैं, या फिर ये टॉन्सिल जो है ये तो कुछ भी नहीं होता है, इनको नहीं निकलवाना चाहिए, इनको कुछ नहीं करना चाहिए, वक्त के साथ खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, तो उस बच्चे की जिंदगी कितनी ज्यादा मुतासिर हो जाएगी। ये वीडियो बहुत ही मालूमाती वीडियो है। मैंने एक पोस्ट डाली थी टॉन्सिलाइटिस के ऊपर के गले के गदूदों की इन्फेक्शन क्या होती है, इसकी क्या टाइप्स हैं, आपने कब सर्जरी करवानी है, कब नहीं करवानी, और वो 1.5 मिलियन क्रॉस करके गई और बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए। और मुझे बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि यहाँ लोगों के कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा खराब है। बहुत हकीमों ने मैसेजेस करना शुरू कर दिए, कमेंट्स करना शुरू कर दिए कि जनाब आपको तो इसका इल्म ही नहीं है, इनको निकलवाना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी इनका ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, हम 3 महीने का कोर्स दे रहे हैं, हम 2 महीने का, हर कोई अपना अपना कोर्स बेचना शुरू कर दिया। किसी ने क्या फकी देना शुरू कर दी, किसी ने क्या नसीहतें देना शुरू कर दी, किसी ने कहना शुरू कर दिया हल्दी का पानी पियो, किसी ने ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब दार चीनी का कावा पियो, और ये इस तरह की कई बातें मुझे की गई। इस वीडियो में अगर आप पूरी देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि टॉन्सिलाइटिस क्यों होता है, ये क्या होता है, इससे बचाव कैसे होता है, और किस आपने वजह पे या किस सिचुएशंस में आके आपने इसको निकलवाना है या नहीं निकलवाना है। तो सबसे पहले मैं उन सब के साथ मुखातिब हूँ जो मेरी आवाम है कि मैं बिल्कुल भी किसी एक तरीका इलाज के खिलाफ नहीं हूँ। मैं खिलाफ हूँ तो सिर्फ उन लोगों के जो बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन फैलाते हैं, लोगों की जिंदगियों के साथ खेलते हैं, जिनका इल्म जो है वो बिल्कुल ही जीरो है इस मामले के अंदर, और वो अपने आप को बहुत ही बड़ा चीज जो है वो तिब का माहिर समझते हैं। देखें, तरीका इलाज सब सही है, लेकिन जो तरीका इलाज को प्रैक्टिस कर रहा है वो बंदा क्या वो सही है या नहीं, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टॉन्सिल्स की तरफ चलते हैं। तो टॉन्सिल जो होते हैं, गले के अंदर 2 गदूद होते हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे गले के शुरू में ही रखे हैं। अब ये गदूद क्या करते हैं कि आपकी जो बच्चा है, जब हम बच्चे होते हैं तो क्योंकि बच्चों को इतना ज़्यादा समझ नहीं होती, तो वो कहीं पे भी हाथ लगा के मुंह में डाल लेते हैं या कोई भी चीज़ पकड़ के मुंह में डाल लेते हैं, तो उनके मुंह के अंदर जो जरासीम जाने की परसेंटेज होती है वो एक आम बंदे से बहुत ज़्यादा होती है, एक समझदार बंदे से बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो अक्सर हाथ धो सकता है, अक्सर अपने हाथों को साफ रख सकता है। लेकिन बच्चा जो है वो इन चीज़ों से बिल्कुल आदी होता है, वो इन चीज़ों का खातिर खाम में नहीं लेके आता। अब होता यह है कि जैसे ही कोई जरासीम आता है तो टॉन्सिल जो है वो एंटीबॉडीज उसके खिलाफ प्रोड्यूस करते हैं, उसको ट्रैप कर लेते हैं, उसको मार देते हैं, उसको किल कर देते हैं ताकि ये जिस्म में ना जाए। अब टॉन्सिलाइटिस कब होता है? जब कोई वायरस या बैक्टीरिया जो है वो टॉन्सिल के ऊपर हमला करता है और वहां पर वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन कर देता है। अब वायरल इन्फेक्शन जो है वो तो आपकी कुछ पेन किलर से, पानी वगैरह पी के, भाप लेके और इन चीज़ों से ठीक हो सकती है, लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अंदर बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आपको एंटीबायोटिक का कोर्स किया जाए। लेकिन आप ये सोचें कि अगर आपको गलत मशवरा दे के कोई कि डॉक्टरों की दवाई नहीं लेनी और बच्चे को वो दवाई ना लेने दे और अपने कोर्स 3-3 महीने के बेचना शुरू कर दे, तो उसका क्या हाल होगा? उसका हाल यही होगा जो तस्वीर में दिखाया गया है। उसको जो है वो एब्सेस बनना शुरू हो जाएगी, यानी उसके टॉन्सिल्स में पस पड़ना शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ अगर इसकी ट्रीटमेंट ना हो तो ये ना सिर्फ रोमेटिक फीवर जो आपके जोड़ों के दर्द कर सकता है, दिल की बीमारियां कर सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से जो इसका बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से आपके गुर्दे खराब हो सकते हैं बच्चे के। और इसके साथ साथ जो है अगर आम तौर पे देखा जाए तो ये ना सिर्फ आपके बच्चे के ब्लड के अंदर सेप्सिस कर सकता है, यानी उसके अंदर जहर शामिल कर सकता है, बल्कि अगर इन बहुत ही जो खतरनाक बीमारियां इनको थोड़ी देर साइड में भी रखा जाए तो ये बच्चे को पूरा वक्त इरिटेट रखता है, उसके गले में दर्द होता रहता है, वो सही तरह खाना नहीं खाता, वो सही तरह बात नहीं कर सकता, हमेशा चिड़चिड़ा रहना शुरू हो जाता है, स्कूल के अंदर उसकी परफॉर्मेंस गिर सकती है। क्योंकि ये जो टॉन्सिल्स हैं ये जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त से लेकर 4-5 साल की उम्र में बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। 4-5 साल की उम्र के बाद इनका रोल थोड़ा घटना शुरू हो जाता है और 14-15 साल की उम्र में इनका रोल जो है वो बिल्कुल मिनिमम रह जाता है। इसीलिए अक्सर ये कहा जाता है कि जब भी आपका बच्चा जो है वो 4-5 साल से ऊपर चला जाए तो 14-15 साल की उम्र में ये एक एज होती है कि अगर क्राइटेरिया पूरा हो, जो मैं आपको अभी बताऊंगा वीडियो के अंदर, तो आप टॉन्सिल जो है वो निकलवा दें।
हाँ, इसके बाद भी निकलवाए जा सकते हैं, इस एज के बाद भी किसी को टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, लेकिन ये वो एज है जो सबसे ज़्यादा बच्चे को इफ़ेक्ट करती है। वो जितनी भी बीमारियां मैं गिनवा चुका, ये बच्चों को हो सकती हैं, बच्चों को ये तकलीफ़ात हो सकती हैं। अच्छा, अब ये क्राइटेरिया की अगर बात कर लें तो एक ये बड़ा ही बेसिक सा क्राइटेरिया है, अगर 1 साल के अंदर-अंदर 6 या 7 दफ़ा आपके बच्चे को टॉन्सिलाइटिस विद फीवर हो जाता है और वो इस बीमारी से उलझना शुरू कर देता है, बीमारी में तकलीफ ज़्यादा रहता है, उसकी परफॉर्मेंस इन द स्कूल, उसकी परफॉर्मेंस एज अ चाइल्ड कम होना शुरू हो जाती है, तो फिर आपको चाहिए कि इसको निकलवा दें। अगर 2 साल के अंदर 5 या 5 से ज़्यादा दफ़ा जो है कंसेक्टिव, यानी 1 साल में 5 दफ़ा, वो अगले साल में 5-5 दफ़ा से ज़्यादा हो गया, तो भी आपने इसको निकलवाने का सोचना है, आपने ईएनटी सर्जन के पास जाना है। और अगर 3 साल में 3-3 दफ़ा से ज़्यादा हो गया, यानी पहले साल भी 3 साल हुआ, अगले साल भी 3 दफ़ा हुआ, अगले साल भी 3 दफ़ा, अगर ये हो गया है मामला, तो फिर आप यकीन जाने कि इस टॉन्सिल्स को रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये जितना इल्म है ये भी अल्लाह ताला ने ही हमें दिया है, अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि एक बीमारी कैसे काम करती है, उसकी रोकथाम के लिए क्या क्या चीज़ें पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या क्या चीज़ें हम उसको खातिर खा में ला सकते हैं। अच्छा, अब ये लोगों का बड़ा कंसेप्ट ये भी होता है कि टॉन्सिल्स के बाद भी दोबारा टॉन्सिल्स हो सकते हैं। देखिए, टॉन्सिलेक्टमी यानी टॉन्सिल को निकालने का ऑपरेशन 2 किस्म का होता है, एक कंप्लीट टॉन्सिलेक्टमी होती है, एक पार्शियल होती है। मोस्टली जिन बच्चों को इस तरह के मसाइल होते हैं उसमें कंप्लीट टॉन्सिलेक्टमी की जाती है। जब कंप्लीट टॉन्सिलेक्टमी कर दी जाए तो उसके बाद टॉन्सिल्स बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि टॉन्सिल्स अब आपके जिस्म के अंदर, आपके गले के अंदर मौजूद ही नहीं है, वो निकल चुके हैं। हाँ, आपको गले में इन्फेक्शन हो सकती है, गले में दर्द हो सकता है, और वो होता है फरंजाइटिस की वजह से, वो होता है लरंजाइटिस की वजह से। क्योंकि ये जितने भी हमारे नकली हकीम है यहाँ पर, इनको ये पता ही नहीं है कि फ्रंजाइटिस क्या होता है, लरंजाइटिस क्या होता है, गले की और बीमारियां क्या होती हैं। इनके ज़हन में ये टॉन्सिल्स ही अड़े हुए हैं, तो उनको लगता है कि जी हमारे पास तो ऐसे पेशेंट भी आए हैं तो जो टॉन्सिल्स की सर्जरी के बाद भी जिनको टॉन्सिल्स हो चुके। तो ये बड़ा ही गलत कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही बेवकूफ़ाना कॉन्सेप्ट है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जब कंप्लीट टॉन्सिलेक्टमी हो जाती है तो उसके बाद कभी भी आपको टॉन्सिल्स नहीं हो सकते, गले नहीं हो सकते। इसकी सर्जरी जो है वो मोस्टली बहुत ही सेफ सर्जरी होती है, कोई इतनी ज़्यादा खतरनाक सर्जरी नहीं होती। हाँ, इसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, वो हर सर्जरी के अंदर आ सकती हैं। तो लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है, अहम बात ये है कि इसके इलाज को आपने समझना है। अगर तो ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो आप कुछ भी दर्द की दवाइयाँ लेके, सूजन कम करने की कुछ दवाइयाँ लेके, ठंडे पानी से परहेज़ करके, इन चीज़ों से इसको काबू कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होना शुरू हो गया तो फिर आपको एंटीबायोटिक खाना लाजमी हो जाती है, नहीं तो ये टॉन्सिलाइटिस काबू में नहीं आता। अब बात कर लेते हैं कि किस वजह से ये होते हैं और क्या चीज़ें इनको ज़्यादा कर सकती हैं। आम कॉन्सेप्ट ये है कि ठंडा पानी पीते हैं तो टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, आइसक्रीम खाते हैं तो टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। हाँ, ठंडा पानी, ठंडी आइसक्रीम, डस्ट, स्मोक, इस तरह की इरिटेशन, एसी में सोना, बहुत चीख के बोलना, बहुत ऊंची रोना, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इंजरी कॉज कर सकती हैं और वो टॉन्सिलाइटिस को बढ़ा सकती हैं, एग्रीवेट कर सकती हैं, लेकिन उसको सेट इन नहीं कर सकती। क्यों? सेट इन तो करेगा बैक्टीरिया या तो इन्फेक्शन करेगा या फिर वायरस इन्फेक्शन करेगा। ये सब चीज़ें जो है इसको ज़्यादा बढ़ोतरी दे सकती हैं, इसके सिम्टम्स को। लेकिन अगर आप ये कहें कि बैक्टीरिया मौजूद नहीं है और बच्चे ने आइसक्रीम खा ली है तो उसको फिर बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस नहीं होगा कभी भी। वायरस अगर नहीं है तो वायरल टॉन्सिलाइटिस कभी भी नहीं होगा। अगर आपको ये हो जाता है तो फिर आपसे मेरा मशवरा यही है, आपको एडवाइस यही है कि आप लाजमी किसी अच्छे ईएनटी सर्जन को, किसी अच्छे फिजिशियन को कंसल्ट करें और उनसे इस बीमारी की ना सिर्फ पूरी मालूमात लें, बल्कि उनसे ये पूछें कि हमने इस बीमारी में क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या परहेज़ करना है और इस बीमारी को कैसे लेकर चलना है। क्राइटेरिया मैं आपको बता चुका। लाजमी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, प्यारों के साथ शेयर करें जितना हो सके, ताकि आम लोगों में इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आम लोगों को पता चले कि टॉन्सिलाइटिस क्या होता है और अगर ये हो जाए तो फिर आपने क्या करना है। बहुत शुक्रिया।